हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यांत्रिकी मतलब कि मैकेनिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले विजिट की, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, बल फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है न्यूटन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बल का जो एसआई मात्रक होता है ये न्यूटन होता है। यह न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, जिसमें बल बराबर होता है एफ बराबर होता है फोर्स बराबर होता है, ये होता है एम इंटू ए, मतलब कि मास मतलब कि द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 1 न्यूटन वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रदान करता है। तो आप सभी लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर एम ए। F मतलब होता है फोर्स मतलब कि बल, M होता है द्रव्यमान मतलब कि मास, A होता है त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, और बल का एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे बीमा पूछ लेता है फोर्स की मतलब कि डायमेंशन पूछ लेता है, तो डायमेंशन होती है M की होती है M, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M की होती है M, और A की होती है त्वरण की जो होती है एक्सेलरेशन की होती है ये होती है LT-2। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ML T-2 ये होती है बीमा मतलब कि डायमेंशन। आप सभी लोग याद रखिएगा फोर्स की जो डायमेंशन होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा ML-T-2 ये होती है बीमा। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है त्वरित गति। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। उसको कहते हैं त्वरित गति मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन। जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे त्वरित गति मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो इसे धनात्मक त्वरण मतलब कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और यदि वेग घटता है तो इसे ऋणात्मक त्वरण मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर मंदन मतलब कि रिटार्डेशन कहते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसे कहते हैं त्वरित गति मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु का संवेग मतलब कि मोमेंटम किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है द्रव्यमान और वेग पर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए संवेग की मतलब कि मोमेंटम की, तो ये फॉर्मूला होता है m इंटू वी। एम होता है द्रव्यमान, v होता है वेलोसिटी मतलब कि वेग। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, p है मोमेंटम मतलब कि संवेग, m होता है द्रव्यमान मतलब कि मास, v मतलब होता है वेग मतलब कि वेलोसिटी। तो यहाँ पे बात क्या की गई है? तो यहाँ पे बात की गई है किसी वस्तु का संवेग मतलब कि जो p है ये किस पर निर्भर करता है? ये द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए संवेग जो है एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जो होता है ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। m का होता है किलोग्राम, और बात की जाए v का होता है ये होता है मीटर पर सेकंड। आप सभी लोग याद रखिएगा। तो संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है ये होता है क्या? ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और बात की जाए इसकी डायमेंशन क्या होती है मतलब कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो किलोग्राम मतलब कि यहाँ पे m का जो होता है मतलब कि मास का होता है m, और v का होता है LT-1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोमेंटम का? ये हो जाएगा मोमेंटम का जो डायमेंशन हो जाएगा मतलब कि विमीय सूत्र हो जाएगा ML-T-1। आप सभी लोग याद रखिएगा। और बात की जाए किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, यदि कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में स्वतंत्र रूप से गिरती है
तो उसका त्वरण कितना होता है? तो उसका जो त्वरण होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी वस्तु पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य करता है, जिसे गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। इसे जी से हम लोग डिनोट करते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसकी जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ मतलब कि सर्कुलर पथ में गति कर रही है, तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो उस पे जो बल कार्य करता है ये करता है अभिकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर जो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करता है, जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है। तो यहाँ पे जो फोर्स का बल का फॉर्मूला होता है ये होता है F बराबर mv² अपॉन r। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल बराबर mv² अपॉन r। तो यहाँ पे जो m है ये है मास, v है वेलोसिटी और r जो है यहाँ पे दिया है त्रिज्या। आप सभी लोग याद रखिएगा, मतलब कि m मतलब कि द्रव्यमान मतलब कि मास, v मतलब कि वेग मतलब कि वेलोसिटी और यहाँ पे दिया है r मतलब कि रेडियस मतलब कि त्रिज्या। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह किस स्थिति में रहेगी? तो वह अपनी जो है वर्तमान गति की स्थिति में बनी रहेगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह न्यूटन के प्रथम नियम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं मतलब कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यह नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिरता या समान गति में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। आप सभी लोग याद रखिएगा, यदि एक वस्तु पर कोई बल ना लगाया जाए तो वह अपनी वर्तमान गति की स्थिति में बनी रहेगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यह न्यूटन के प्रथम गति के नियम मतलब कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगर बात की जाए किसी वस्तु का हमें संवेग बढ़ाना है मतलब कि मोमेंटम बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वस्तु पे जो है बल बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। हमें किसी भी वस्तु का संवेग बढ़ाना है तो हमें जो है बल बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे बात की जाए संवेग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है द्रव्यमान इंटू वेग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P बराबर होता है mb मतलब कि द्रव्यमान इंटू वेग। बात की जाए यदि किसी वस्तु का संवेग बढ़ाना है तो या तो द्रव्यमान बढ़ाना होगा या वेग बढ़ाना होगा। यह न्यूटन के द्वितीय नियम मतलब कि न्यूटन्स सेकंड लॉ से संबंधित है, जिसके अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण मतलब कि F बराबर ma होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये होता है न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma। तो हमें अगर किसी वस्तु का संवेग बढ़ाना है तो हमें उस वस्तु का जो है बल बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, जब हम किसी धक्का मारने वाली गाड़ी ट्रॉली को पीछे खींचते हैं तो हमें पीछे की ओर झटका क्यों महसूस होता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जड़त्व के कारण मतलब कि इनर्शिया के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी गाड़ी को खींचते हैं तो हमारा शरीर पहले स्थिर होता है, जड़त्व के कारण हमारा शरीर पीछे रहना चाहता है, जिससे पीछे की ओर झटका महसूस होता है। यह न्यूटन के प्रथम गति नियम से जुड़ा है, जो कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई वाहन अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी, ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा मतलब कि इनर्शिया के कारण मतलब कि जड़त्व के कारण। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
जब वाहन अचानक रुकता है तो यात्री का शरीर जड़त्व के कारण मतलब कि आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन का पहला नियम मतलब कि जड़त्व का नियम कहता है कि कोई वस्तु तब तक अपनी गति की अवस्था बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये है जड़त्व का नियम मतलब कि न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाए तो उसकी गति के दौरान गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। जब गेंद ऊपर जाती है तब भी यह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से नीचे की ओर त्वरण अनुभव करती है, जिससे उसकी गति धीरे धीरे कम होती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम जो है तब संरक्षित रहता है जब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तब उसका जो है संरक्षित रहता है वस्तु का संवेग। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। संवेग संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है यदि किसी निकाय पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता तो उसका कुल संवेग जो है स्थिर रहता है। यह न्यूटन के तृतीय नियम से भी संबंधित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वर्क मतलब कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो वर्क का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है फोर्स इनटू डी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डब्ल्यू होता है वर्क और यहाँ पे एफ होता है मतलब कि बल मतलब कि फोर्स, डी होता है विस्थापन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है ये होता है डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। डी जो है इसका होता है मीटर और एफ का होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूटन होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर होता है, ये होता है जूल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शंस में आपको जो है न्यूटन मीटर मिल जाता है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे इसका जूल करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन मीटर को हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं जूल, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ये जूल होता है। एक जूल कार्य तब किया जाता है जब एक न्यूटन बल किसी वस्तु पर 1 मीटर की दूरी तक कार्य करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कार्य मतलब कि वर्क का जो है डायमेंशन क्या होती है मतलब कि विमा क्या होती है, तो सिंपली आप जो है फोर्स की क्या होती है अभी मैंने आपको बताई थी, फोर्स की होती है mL/t-2 और इसकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की होती है L। तो यहाँ पे इसका जो डायमेंशन हो जाएगा ये हो जाएगा mL/t-2, ये होता है डायमेंशन मतलब कि विमीय सूत्र। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये होती है वर्क का डायमेंशन मतलब कि विमीय सूत्र। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पर निर्भर करती है? तो गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे निर्भर करती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पे करती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है U बराबर, ये होता है mgh। m यहाँ पे द्रव्यमान है, g मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और यहाँ पे h जो है ऊंचाई है। इसका जो अर्थ होता है ये होता है ये ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को दोगुना करने पर हमें उसके वेग को कितना बढ़ाना होगा? तो उसके वेग को बढ़ाना होगा √2 गुना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये होता है ½ mv²। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि गतिज ऊर्जा का। यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे डैश करके लिखता हूँ ½mv²। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को दोगुना करेंगे तो उसके वेग को हमें कितना बढ़ाना होगा? तो सिंपली हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना है जो बाद वाली है, उसके बाद हमें लिखना है 2 × ke मतलब कि काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है
एम बी डैश स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 काट दीजिए, m से m काट दीजिए, केवल हमें b डैश स्क्वायर 2 इंटू वी स्क्वायर को निकालना है। तो यहाँ पे v डैश स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वी स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे इसको 2 को हटाएंगे तो v डैश बराबर हो जाएगा √2v। तो कितना गुना हो गया, √2 गुना हो गया है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम किसी वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा को दोगुना करते हैं तो उसके वेग को हमें √2 गुना बढ़ाना होगा। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है। उसकी शक्ति मतलब कि पावर को निर्धारित करने के लिए हमें किन कारकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्य और समय की। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पावर का फॉर्मूला होता है, जो शक्ति का फॉर्मूला होता है, ये होता है वर्क डन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम मतलब कि ये होता है कार्य बटे समय। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है कार्य बटे समय, मतलब कि वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कार्य और समय पे जो है कारकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु का जड़त्व इनर्शिया किस पे निर्भर करता है। तो इनर्शिया जो है, जड़त्व जो है, ये द्रव्यमान पे केवल निर्भर करता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बल दूरी के साथ घटता है। तो कौन सा ऐसा बल है जो दूरी के साथ घटता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये दूरी के साथ घटता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है G m1m2 अपॉन ये होता है r स्क्वायर। तो बात की जाए दूरी के साथ कौन सा बल है जो घटता है, ये घटता है गुरुत्वाकर्षण बल। आप सभी लोग याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, ये वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, यह बल वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर बल बढ़ेगा तो दूरी घटेगा, तो यहाँ पे बल के साथ दूरी घटती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम दूरी को बढ़ाते हैं तो बल जो है कम हो जाएगा, अगर हम बल को बढ़ाते हैं तो दूरी कम हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी वस्तु को एक क्षैतिज सतह पर धक्का दिया जाता है तो कुछ दूरी चलने के बाद वह रुक जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है घर्षण बल है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब कोई वस्तु सतह पर गति कर रही होती है तो उसके और सतह के बीच घर्षण बल मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। यह बल वस्तु की गति का विरोध करता है, अतः जो है उसे रोक देता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घर्षण बल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कोई वस्तु एक क्षैतिज ऊंचाई से गिराई जाती है, गिरने के दौरान उसका कुल यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कैसे रहती है। ये रहती है स्थिर रहती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, ये होता है गुरुत्वीय संभावित ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गिरने के दौरान जो है संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, लेकिन कुल ऊर्जा जो है हमेशा स्थिर रहती है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, यदि किसी वस्तु का संवेग मतलब कि मोमेंटम को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये 9 गुना हो जाएगी। ये कैसे 9 गुना हो जाएगी, सबसे पहले संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर ये होता है mb। P बराबर mb होता है फॉर्मूला, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये होता है हाफ mb स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं P डैश, तो P डैश बराबर हमारा है 3P, मतलब कि 3 गुना है हमारा संवेग। यहाँ पे जो नॉर्मल संवेग है P बराबर mb, तो ये हमारा P डैश को हम लिखे हैं 3 गुना, मतलब कि यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया है। अगर हम इसको 3 गुना करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mb। यहाँ पे मैं लिखता हूँ mb डैश बराबर ये हो जाएगा 3 गुना, और यहाँ पे mb, यहाँ पे m से m हम काट देंगे क्योंकि यहाँ पे m को कोई हमें छेड़खानी नहीं की है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b डैश बराबर हो जाएगा 3v। तो यहाँ पे v डैश बराबर 3v हो जाएगा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी डैश बराबर हाफ m
बी डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3v स्क्वायर और बाकी हाफ m को वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इंटू हाफ m बी स्क्वायर। तो हमारी गतिज ऊर्जा कितना हो गई है, 9 गुना हो गई है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम संवेग को 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा हमारी जो है 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21, एक नाविक जब नाव से किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर क्यों सरक जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संवेग संरक्षण के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है ताकि कुल संवेग जो है संरक्षित रहे। यह न्यूटन के तृतीय नियम मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब हम नाव से हम कूदेंगे तो हम जब आगे की ओर कूदेंगे तो नाव हमारी पीछे खसकेगी। तो इसको हम कहते हैं कुल संवेग को संरक्षित करना, मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया जो नियम है न्यूटन का थर्ड लॉ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। संवेग संरक्षण के कारण ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, जब कोई वस्तु वक्राकार मतलब कि कर्व्ड पथ पर गति करती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उस पे करता है अभिकेंद्रीय बल मतलब कि सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसे केंद्र की ओर खींचने वाला बल जो होता है अभिकेंद्रीय बल होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है mv²/r। यहाँ पे m जो है द्रव्यमान है, v मतलब वेग है, r मतलब त्रिज्या है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23, किसी वस्तु का भार वेट किस पे निर्भर करता है। ये करता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वाकर्षण त्वरण दोनों पे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बात की जाए वेट मतलब कि भार का जो फॉर्मूला होता है ये होता है mg, मतलब कि ये होता है m मतलब मास, ये होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण। आप सभी लोग याद रखिएगा, यह वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि g पर निर्भर करता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, पृथ्वी पे g का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन चंद्रमा पे g का मान कम होने के कारण वस्तुओं का जो भार होता है ये कम होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 24, जब कोई बच्चा झूला मतलब कि स्विंग पर खेलता है तो वह अपनी गति बनाए रखने के लिए आगे पीछे क्यों झुकता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोणीय संवेग के कारण मतलब कि एंगुलर मोमेंटम बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब कोई बच्चा झूले पर खेलता है तब वह अपनी गति बनाए रखने के लिए आगे पीछे क्यों झुकता है, कोणीय संवेग मतलब कि एंगुलर मोमेंटम बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। झूले की गति कोणीय संवेग संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के सिद्धांत पर आधारित होती है। बच्चा अपने शरीर को आगे पीछे झुकाकर गति बनाए रखता है और झूले की ऊंचाई को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, कोई वस्तु अंतरिक्ष मतलब कि स्पेस में क्यों भारहीन मतलब कि वेटलेस महसूस करती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु और अंतरिक्ष यान दोनों मुक्त पतन में होते हैं, इस वजह से जो है अंतरिक्ष में भारहीन मतलब कि वेटलेस महसूस करती है कोई भी वस्तु। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंतरिक्ष यान और उसमें मौजूद वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में होते हुए भी मुक्त पतन मतलब कि फ्री फॉल में होते हैं। इस कारण अंदर मौजूद लोग और वस्तुएं भारहीन मतलब कि वेटलेसनेस का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटके से क्यों चलती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।